Hello students, in this video we are going to talk about magnetic field and earth magnetism, which is given in unit 5 of magnetism and matter, class 12 physics. So in today's sessions we are going to learn about earth magnetism, angle of dip and declinations, geographical meridian, magnetic meridian, then talk about torque on a bar magnet, and current loop is acting as a magnetic dipole. So myself Bakhtiyar Khan, having 6 years of teaching experience and have been guiding a student from 2016 onward. The student enrolled under me had made into good colleges of India and abroad. So with this note I would like to start his sessions. So in today's sessions we are going to learn about a magnetic dipole, torque on a magnetic dipole, or current loop is behaving as a magnetic dipole. So before that we must understand what is magnetic dipole. Magnetic dipole क्या होता है? Let us understand this thing. Magnetic dipole, जिस तरह से इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता है उस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल होता है. तो मैग्नेटिक डाइपोल किसे कहते हैं कि जैसे एक हमारे पास बार मैग्नेट है, कि सपोज वी हैव ए बार मैग्नेट ओवर हियर, और ये बार मैग्नेट क्या कर रहा है, ये बार मैग्नेट का अपना एक पोल होगा जिसको हम लोग बोलते हैं. सो इट हैज दिस इज अ बार मैग्नेट इन विच इसमें क्या होता है कि एक पोल स्ट्रेंथ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ, एक होता है नॉर्थ. जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू होता है, ठीक उसी तरह पोल स्ट्रेंथ इसका कितना होता है, माइनस एम, और इसका प्लस एम होता है. तो एम क्या है, ये सब हमारा पोल स्ट्रेंथ है. एम क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ, राइट. और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग सपोज लेते हैं 2L, ठीक है. तो ये दोनों मतलब कि कोई ज्योमेट्रिकल साइज ऑफ द मैग्नेट को हम लोग क्या लेते हैं, 2L लेते हैं. उसका कुछ साइज होता है और उसका एक पोल स्ट्रेंथ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं M इंटू L, ठीक है, M इंटू M, जिसका पोल स्ट्रेंथ होता है M. अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालना चाहें तो इसका हम लोग अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू M इंटू 2L, M इंटू 2L. ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा. जिस तरह चार्ज इंटू 2L होता था, चार्ज इंटू लेंथ होता था, तो ठीक उसी तरह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, M इंटू 2L होता है, राइट. तो ये था हमारा कुछ कॉन्सेप्ट, और ये है हम लोग, और ये जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है ये सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता. तो दिस मैग्नेटिक डाइपोल डज नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली. चार्ज सेपरेटली एग्जिस्ट करता है लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता. इट डज नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली, इट डज नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली, राइट, ठीक है. और इसका जो पोल स्ट्रेंथ होता है एक माइनस एम, एक प्लस एम. माइनस एम इज डिजाइग्नेटेड एज साउथ पोल एंड एन इज डिजाइग्नेटेड एज नॉर्थ पोल. और हम लोग को पता है कि लाइक चार्जेस जैसे रिपेल करता है उसी तरह लाइक पोल स्ट्रेंथ क्या करता है, रिपेल करता है. लाइक पोल स्ट्रेंथ रिपेल ईच अदर, रिपेल, एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, and opposite poles attract each other, poles attract each other. तो ठीक इसी तरह जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसी तरह से हम लोग का क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है, जिसमें पोल स्ट्रेंथ प्लस, वहाँ पर क्या होता था, चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू होता था. यहाँ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है. माइनस एम हम लोग साउथ पोल को डिजाइग्नेट करते हैं और नॉर्थ पोल हम लोग प्लस एम को डिजाइग्नेट करते हैं, ठीक है. तो ये था हमारा थोड़ा मैग्नेटिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट. और मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है. डाइपोल मोमेंट कैसे निकलता है, M इंटू 2L. ये M क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, और 2L इज द ज्योमेट्रिकल लेंथ. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ बिटवीन द टू पोल्स, राइट. तो ये था हमारा मैग्नेट्स के बारे में. तो आज हम आगे चलते हैं. हम लोग अगर हम लोग कट करते हैं मैग्नेट को अगर हम लोग कट करते हैं तो हाउ इट इज बिहेविंग, लेट अस अंडरस्टैंड दैट, ठीक है. अगर हम लोग के पास बार मैग्नेट है
ये हमारे पास बार मैग्नेट है, इसको क्या करते हैं, कटिंग ऑफ पोल पीसेस, ठीक है, कटिंग ऑफ मैग्नेट्स, कट ऑफ ए बार मैग्नेट। अगर बार मैग्नेट को काटेंगे तो किस तरह से हम लोग का पोल स्ट्रेंथ डिवाइड होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये बार मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, -m है और एक +m है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अगर हम लोग इसको एट द सेंटर से काटते हैं, सेंटर से जैसे काटते हैं तो वी गेट 2 पोल पीसेस, 2 पोल पीसेस। अगर इसका लेंथ कितना है, 2l है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि अगर इसको हम लोग बीच से कट कर रहे हैं तो बीच से कट करने से क्या होगा कि ये 2 पीसेस में बदल जाएगा, एक नॉर्थ हो जाएगा, एक साउथ हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। और इसका भी लेंथ l है और इसका भी लेंथ l है, क्योंकि जब काटने से क्या होगा, आधा आधा लेंथ हो जाएगा। और ये -m और ये +m हो जाएगा, -m +m हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर हम लोग इसका अगर डायपोल मोमेंट लिखना चाहें तो डायपोल मोमेंट अगर हम इसका लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे डायपोल मोमेंट? तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू m इंटू l, राइट? मोमेंट इज इक्वल टू m इंटू l। अगर हम इसी मैग्नेट को लॉन्गिट्यूड वाइज काटते हैं, ठीक है, इफ यू कट द बार मैग्नेट इनटू इन ए लॉन्गिट्यूडनल फैशन, अगर हम लोग काटते हैं इस बार मैग्नेट को, ये फर्स्ट केस है, केस 1 है, बार मैग्नेट को अगर बीचों बीच काटते हैं तो हमारा डायपोल मोमेंट ये होता है। अगर एक कोई केस 2 है, अगर हम इस बार मैग्नेट को कैसे काटते हैं, सपोज कीजिए कि इस बार मैग्नेट को हम लोग कैसे काटते हैं, बीचों बीच काटते हैं, लेंथ वाइज या हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वाइज बोलते हैं। तो ये हमारा अगर सपोज कि इसको डिजैग्नेट किया नॉर्थ, इसको डिजैग्नेट किया हम लोगों ने साउथ पोल और इसको डिजैग्नेट किया नॉर्थ पोल, ये -m है और ये +m है। तो जब इसको हम लोग बीचों बीच काटेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये पोल स्ट्रेंथ है, ये पोल स्ट्रेंथ इसका इस तरह से दिखेगा। सपोज कि ये ज्योमेट्रिकल लेंथ 2l है, तो ज्योमेट्रिकल लेंथ इज गोइंग टू रिमेन सेम, but the pole will be divided into m/2 and +m/2, ठीक है, -m/2 +m/2। तो अगर इसका डायपोल मोमेंट लिखना चाहें, इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट लिखना चाहें तो डायपोल मोमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू भी लिख सकते हैं आप। तो ये कितना हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो m/2 × 2l, तो फाइनली वी आर रीचिंग विथ m × l। तो हम लोग के पास सेम डायपोल मोमेंट आ रहा है। अगर बीचों बीच काटेंगे तो डायपोल मोमेंट इज गोइंग टू रिमेन सेम, ठीक है। ओरिजिनल डायपोल मोमेंट कितना था, अगर इस बार मैग्नेट का ओरिजिनल डायपोल मोमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका डायपोल मोमेंट जो होगा तो कैसे लिखेंगे, m × 2l हो जाएगा। या इसको m भी बोलते हैं, या इसको म्यू भी बोलते हैं, या m भी बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट इज डिजाइनेटेड एज m और म्यू, ऐसे, ठीक है, इस तरह से डिजाइनेट किया जाता है। तो पोल को हम लोग इस तरह से तोड़ते हैं। अगर बीचों बीच तोड़ेंगे तो डायपोल मोमेंट विल रिमेन एज ml, एंड अगर सेंटर वाइज तोड़ेंगे तो इट विल रिमेन एज ml। और पोल कैसे टूटेगा, पोल बीचों बीच टूटेगा तो m/2 हो जाएगा, -m/2 -m/2 +m/2 +m/2। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लेंथ वाइज अगर हम लोग कर रहे हैं तो लेंथ हमारा छोटा हो रहा है, l हो रहा है, यहाँ पर l हो रहा है। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे आइडिया हो जाएगा हम लोगों को पोल स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है। हमारे पास क्वेश्चन है कि द 2 आइडेंटिकल मैग्नेट्स ईच ऑफ पोल स्ट्रेंथ m एंड लेंथ l। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ है, ये लेंथ l हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पर से यहाँ तक का लेंथ कितना है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, ये लेंथ दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ वही दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। आर जॉइंट परपेंडिकुलरली
परपेंडिकुलरली टू ईच अदर एज शोन, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे क्या है, ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ होता है। कैसा होता है, मैग्नेटिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक डाइपोल डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल डायरेक्शन, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होता है। तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, क्योंकि हम लोग को वेक्टरली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पहला हमारे पास ये है, सबसे पहला हमारे पास जो केस हो रहा है ये केस है। यहाँ से यहाँ तक एक डायपोल होगा, ये एक डायपोल होगा, जिसको सपोज कीजिए कि हम लोगों ने M1 माना है, M1 वेक्टर, और एक डायपोल हमारा ऐसा होगा। ठीक है, एक डायपोल हमारा ऐसा होगा, ये क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर इसका कैसा होगा, ऐसा होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो MR हमारा ऐसा दिखेगा। तो इसका जब हम लोग MR निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, MR वेक्टर इज इक्वल टू MI M1 I कैप, और ये क्या हो जाएगा, M2 J कैप। ठीक है, M1 J कैप और M2 I कैप। M1 J कैप और M2 माइनस I कैप। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, M1 J कैप माइनस M2 I कैप। ये वेक्टर, ये वेक्टर। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालने जाएं मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये क्या हो जाएगा, M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर। M1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, M1 हो जाएगा M इंटू L, M2 क्या हो जाएगा, M इंटू L। अब आप पुटअप कर देते हैं, ML का स्क्वायर प्लस ML का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, ML 1 + 1 दैट इज √2 ml। ठीक है, √2 ml। अगर हम लोग इसका डायरेक्शन निकालना चाहें, अगर हम लोग डायरेक्शन निकालना चाहें विद एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू M1/M2। मैग्नीट्यूड वाइज लेना है, M1 को क्या लिखेंगे, M इंटू L, और इसको क्या लिखेंगे, M इंटू L। ये 1 के बराबर हो जाएगा। फाइनली व्हाट अल्फा गेट, व्हाट वी गेट अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू tan 45 दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये क्या कर रहा है, डाइपोल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सो द डाइपोल बाइसेक्ट्स, डाइपोल्स बाइसेक्ट्स। समझिए, इस तरह से हम लोगों का डाइपोल मोमेंट का सवाल बनता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, कि वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। राइट, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और बार मैग्नेट क्या होता है। चलिए अब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल समझ गए। अब करंट लूप जो बिहेव करता है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, मतलब कोई भी करंट कैरिंग लूप हो या सोलेनॉइड हो, वो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। उसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि टॉर्क किसी भी कॉइल पर कैसे निकलता है, टॉर्क को कैलकुलेशन कैसे किया जाता है किसी भी कॉइल पर। अगर हम टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लेट अस सी हाउ व्हाट आई एम टेलिंग। हमको इसको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, ये टॉपिक को हम लोगों को समझना होगा कि करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो करंट लूप
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप, करंट लूप, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है एक करंट लूप, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये क्या है कि जैसे हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, ये हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें क्लॉकवाइज करंट दौड़ रहा है। अगर हम सामने से देखें तो ये बिहेव क्या करेगा, एक बार मैग्नेट की तरह करेगा। अगर हम इसका पीछे वाला पार्ट देखें और आगे वाला पार्ट देखें तो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। सपोज कीजिए कि अगर हम लोग इसको देखते हैं पीछे की तरफ से और ये क्लॉकवाइज दिखता है या एंटी क्लॉकवाइज दिखता है पीछे से, और सामने से क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो सामने से अगर हमारा जो करंट कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये हमारा क्या दिखेगा, साउथ पोल, और ये पीछे वाला हमारा क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल। डिजाइनेशन कैसे होता है, तो इसका डिजाइनेशन कैसे होता है कि करंट के डायरेक्शन में आपको फिंगर को कर्ल करना है। तो फिंगर जिस तरफ कर्ल कर रहा है, जैसे कि ये हमारा करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो हम फिंगर को इस तरह से कर्ल कर रहे हैं, तो फिंगर जिस तरफ पॉइंट कर रहा है, ये जो उंगली जिस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल बताता है, और इसका ये वाला एंड हमारा साउथ पोल की तरह बताता है। तो हम इसको देखें तो ये वाला जो एंड हमारा साउथ पोल की तरह दिखा है, फिंगर का जो पॉइंट है वो हमारा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि करंट कैरिंग लूप जो है हमारा एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है। तो ठीक उसी तरह अगर हम इसको देखें, डिजाइनेशन इसका देखें, एक हमारे पास सोलेनॉइड है। ये सोलेनॉइड में भी हमारा क्या करता है कि अगर हम लोग इस तरफ से, अगर हमारा करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये क्या बिहेव करेगा, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये फिंगर का कर्ल है, इस तरह से फिंगर का, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ये हमारा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह। तो हम लोग कह सकते हैं कि इम्प्लाइज कैसे कर सकते हैं कि ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका एक एंड क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और एक एंड हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। तो हमारा जो करंट कैरिंग लूप है या हमारा मैग्नेटिक या हमारा सोलेनॉइड है, वो बिहेव करता है एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह। तो हम लोग इसमें और फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो करंट कैरिंग लूप में अगर हम इस करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क हम निकाल लेंगे कि कितना, अगर हम किसी बार मैग्नेट पर अगर हम रखें मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें कितना टॉर्क क्रिएट होगा, और ये टॉर्क क्यों लगता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी करंट कैरिंग लूप को अगर हम मेरे कहने का मतलब ये है कि व्हेन ए करंट कैरिंग लूप और ए बार मैग्नेट, व्हेन ए करंट कैरिंग लूप और बार मैग्नेट को अगर हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो किसी भी बार मैग्नेट को या करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस करंट कैरिंग लूप पर और उस मैग्नेट पर टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या होता है, रोटेटिंग फोर्स होता है। वो रोटेटिंग फोर्स इस तरह से लगता है ताकि उसका जो डायरेक्शन है, जो कॉइल का जो डायरेक्शन है, वो टेंड टू अलाइन होता है किस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम किसी बार मैग्नेट को रखते हैं तो वो किस दिशा में अपने आप को पोजीशन करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करता है। अगर हम किसी बार मैग्नेट को ऐसे छोड़े तो वो नॉर्थ साउथ दिशा में अपने आप होता है। तो वही टॉर्क हम लोगों को निकालना होता है कि कितना टॉर्क लग रहा है, जो कि एक मैग्नेट हो या करंट कैरिंग कॉइल हो, वो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में अपने आप को अलाइन करता है। तो मैं वही लिख रहा हूँ कि व्हेन ए करंट कैरिंग लूप और ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ बार मैग्नेट, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, एक रोटेटिंग फोर्स होता है। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क which tends to align the magnet, tends to align in which
axis of the current loop or bar magnet, axis of the current loop is parallel, or bar magnet is parallel to the magnetic field, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है कि करंट कैरिंग लूप को अगर, या बार मैग्नेट को, मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है टॉर्क, और वो टॉर्क क्या करेगा, अलाइन करना चाहेगा उस बार मैग्नेट को और उस कॉइल को इन द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो अगर कॉइल का डायरेक्शन ये है, ये हमारा कॉइल है, उसका अगर सपोज कीजिए कि तो अगर हमारे पास ये कॉइल है, उसका डायरेक्शन ये है हमारे पास, ये इसका डायरेक्शन है, उसका एरिया वेक्टर इस तरफ एक्ट कर रहा है, ये थीटा एंगल से किसी डायरेक्शन पर अलाइन है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या बार मैग्नेट हो हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा बार मैग्नेट इस तरह से रखा हुआ है किसी भी फील्ड में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर हम इस बार मैग्नेट को किसी दिशा में छोड़ते हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो ये क्या करेगा, इस पर एक टॉर्क लगेगा जो कि क्या करना चाहेगा, इसको इस पोजीशन पर लाना चाहेगा। तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, हमारा, ठीक है। तो ये अपना किस पोजीशन पर लाना चाहेगा, फाइनल पोजीशन क्या होगा हमारा, ये कॉइल को किस तरह से लाना चाहेगा, सपोज कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो कॉइल को इस दिशा में लाना चाहेगा, ठीक है, ताकि इसका जो कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे ताकि इस कॉइल का जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वो टेंड टू अलाइन हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन ए सिमिलर फैशन हमारा जो बार मैग्नेट है वो कैसे अलाइन होने चाहिए, बार मैग्नेट भी इसी तरह से अलाइन होना चाहिए, ये इस तरह से अलाइन होना चाहिए, इसका एक्सिस जो है मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के साथ अलाइन होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और ये जो हमारा पिंक कलर का है ये क्या है हमारा, ऑरेंज कलर का क्या है हमारा, ये हमारा ब्लू कलर का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, एक दिशा में आना चाहिए। उसी तरह एरिया वेक्टर, ये कॉइल का जो एरिया है, ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर को किस दिशा में लाना चाह रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही हमारा बेसिक होता है कि किसी भी करंट कैरिंग लूप को या बार मैग्नेट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपना पोजीशन किस तरफ लाना चाहता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा करने से क्या होता है, वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करता है, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन आया, टेंड्स टू अचीव ए पोजीशन ऑफ, इट टेंड्स टू अचीव स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट टेंड्स टू अचीव स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहता है। इसीलिए कोई भी कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल या बार मैग्नेट को किसी एंगल पर हम लोग छोड़ते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो अपना एक्सिस को और या तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाहता है, ताकि वो एक पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाए। इट टेंड टू अचीव स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ठीक है। कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ अचीविंग ए पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग को जानना है कि करंट लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह कैसे बिहेव करता है। तो फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट टॉर्क। तो किसी भी करंट कैरिंग लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, करंट लूप
एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, करंट लूप किस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करंट लूप में हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क निकालेंगे। तो लेट अस कैलकुलेट द टॉर्क। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो केस है इसमें करने के लिए, तो टू कैलकुलेट टॉर्क, ठीक है, टॉर्क ऑन ए करंट लूप। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से टॉर्क निकालना है। तो आइए, ये हमारे पास केस, ये हमारे पास टॉपिक है, इसको कैलकुलेट करना है टॉर्क। तो हमारे पास हम लोगों को टॉर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ड्रॉ करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। सपोज कीजिए कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या कर रहा है, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है। ठीक है, अब हम एक कॉइल रखते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, कॉइल रखते हैं। तो कॉइल में क्या टॉर्क होगा वो देखते हैं। कि सपोज कीजिए कि ये हमारे पास कॉइल है। ठीक है, तो कॉइल को हम लोगों ने रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और करंट हम लोग इस तरह से दौड़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है, F इजिकल टू, सपोज करिए I करंट दौड़ रहा है, F इजिकल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। एल क्या है, एल का जो डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन में होता है, बी क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। हम लोग ये रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ चुके हैं, जो मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म में। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम लोग फर्दर पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है टू डिफाइन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं, F इजिकल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। एल यहाँ पर क्या है, एल जो वेक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ हाँ, बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड। तो बी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस पर जो हम लोग फोर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एल क्रॉस बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो एल क्रॉस बी हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कौन बताएगा, एल क्रॉस बी बताएगा। तो यहाँ पर देखिए, एल का जो डायरेक्शन वो क्या है, इस तरफ है, ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। तो फोर्स कैसे एक्ट करेगा, इस दिशा में एक्ट करेगा, इस दिशा में। तो इस एंड पर जो हमारा फोर्स एक्ट करेगा वो कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। इस एंड पर फोर्स इस तरह से एक्ट करेगा, और इस एंड पर हम लोग देखें ये फोर्स हमारा है, तो ये हमारा फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा। इसमें फोर्स कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से फोर्स दिखेगा। ठीक उसी तरह ये हमारा, इसमें फोर्स कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, इस तरफ दिखेगा। ये हमारा इस तरफ दिखेगा, इस पर कैसा दिखेगा, ऊपर की तरफ दिखेगा, ऊपर की तरफ। तो ये सारा फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो ये सारा फोर्स क्या कर रहा है, एक पॉइंट से अगर हम देखें, इस पॉइंट को अगर हम लें तो इस पॉइंट से सारा फोर्स क्रॉस कर रहा है। ये एक पॉइंट है, इसे एक फोर्स ऐसे क्रॉस कर रहा है, एक फोर्स ऐसे क्रॉस कर रहा है, एक फोर्स ऐसे क्रॉस कर रहा है, एक फोर्स ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो सारा फोर्स क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पोजीशन इज 0। तो नेट फोर्स, नेट टॉर्क अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अब क्या करें, इसका पोजीशन को अगर हम कॉइल को चेंज कर दें, पोजीशन ऑफ द कॉइल को चेंज करने से क्या होगा, तो टॉर्क एक्टिंग हमारा इस कॉइल पर लगना चालू हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, और पोजीशन चेंज करने से देखिए क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि हम लोगों ने कॉइल का जो पोजीशन है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग केस 2 देखते हैं कि किस तरह से फोर्स एक्ट करता है। तो ये सपोज कीजिए कि केस 1 था, अगर ये केस 1 था, अगर ये केस 1 है,
तो अगर हम लोग केस 2 निकालना है तो केस 2 निकालेंगे तो किस तरह से करना होगा, तो केस 2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। चाहे आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, तो जिससे आपको बेटर पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग आए वो आप डायरेक्शन चूज कर सकते हैं फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इस केस 2 के लिए हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है। ये भी इनसाइड है लेकिन हमारा व्यूज अलग है, ये भी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है लेकिन व्यूज अलग है। हम लोग व्यूज चेंज करके इस मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं कि सपोज कि ये अंदर की तरफ जा रहा है तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो ये हमारा जो आपके सामने जो ड्राइंग अभी बनाया केस 2 में, तो हम लोग इस तरह से फील्ड को देख रहे हैं। ये डायरेक्शन पहले ऐसे था फील्ड का डायरेक्शन, तो हम लोग ऊपर से देख रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को अपना व्यू एंगल चेंज कर रहे हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम क्या करते हैं, इस कॉइल का जो है, इस कॉइल को हम लोग किस तरह से रखते हैं, इस तरह से रखते हैं। ये सपोज कीजिए ये कॉइल है हमारे पास, ये हमारे पास कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल है, ये कॉइल है, इस तरह से इसको फोर्स लग रहा है इस कॉइल पर। और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम लोग चूज करते हैं, इस तरह से डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये देखिए इस पर कैसे कैसे फोर्स लगेगा वो देखिए। तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ से, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और अच्छे से बनाएं, तो ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा, सपोज कीजिए कि ये एरिया वेक्टर है, इस तरह से इस दिशा में एरिया वेक्टर है, तो ये एरिया वेक्टर है। तो ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, थीटा है, ठीक है। एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, थीटा है। तो इस पोजीशन पर अगर हम लोग टॉर्क निकालना चाहें, तो इस पोजीशन को अगर हम लोग टॉर्क निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारे पास पोजीशन है, ये हमारे पास पोजीशन है, ये हमारे पास कॉइल है, कॉइल का पोजीशन है जो किसी एंगल थीटा से हमारे मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा एरिया वेक्टर है, तो ये एरिया वेक्टर है, इस तरह से ये एरिया वेक्टर है। अब इस कॉइल पर हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर से देखें, यहाँ पर F इजिकल टू आई इंटू एल क्रॉस बी निकालते हैं, आई इंटू एल क्रॉस बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग का हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, करंट का डायरेक्शन है, ये पॉइंटेड एरो डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। और मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग देखें कि इसमें इस कॉइल में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कैसा एक्ट कर रहा है, इस तरफ एक्ट कर रहा है। तो फोर्स इस पोजीशन पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, कैसा एक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये इस तरह से एक्ट कर रहा है। अगर हम इसको F2 देते हैं, इस फोर्स को F2 देते हैं, और इस वायर को देखें, अगर हम ये इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C और इसको D मानते हैं, तो हम लोग चलते हैं DA डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, F, ये हमारा DA डायरेक्शन है, और ये हमारा फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा ऊपर की तरफ। इसमें फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर की तरफ, है ना। ये A इस तरफ है और एरिया वेक्टर इस तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो हम लोग करेंगे तो ऐसे करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो सपोज कीजिए इसको मानते हैं F3, ये क्या हो जाएगा, F3। ठीक उसी तरह अगर हम लोग इस एंगल का बात करें, ये DC का बात करें या CD का बात करें, तो CD में जो फोर्स एक्ट करेगा वो कैसा एक्ट करेगा, ये F है, ये F है, ये हमारा करंट है, ये करंट का दिशा ऊपर की तरफ है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का दिशा इस तरफ है, ठीक है। शुरू की मैं आपको समझा दूँ, एक मिनट में अच्छे से समझाता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं कि DC में देखिए कैसे होता है। ये हमारा क्या है, DC है, ये हमारा वायर ऑफ द करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड का दिशा किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है। तो हम लोग अगर इसका फोर्स निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, कैसे, L क्रॉस L, ये हमारा L है और ये B है, तो L क्रॉस B कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से। तो हमारा फोर्स कैसा होगा, इस तरह से फोर्स एक्ट करेगा इस पर, कैसी तरह से, इस तरह से फोर्स एक्ट करेगा इस पर, इस पोजीशन पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस तरह से एक्ट करेगा। तो इसको मानते हैं F1 मान लेते हैं, और इस पोजीशन पर देखिए BC पर कैसा होगा, ये हमारा BC है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कैसा एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो यहाँ पर इस एंड पर हमारा जो फोर्स एक्ट करेगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा,
नीचे की तरफ ऐड करेगा, ये नीचे की तरफ ऐड करेगा F4। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए कि F4 का जो डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन है F3 और F4 का, वो क्या हो रहा है, सेम पोजीशन पर आ रहा है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर आ रहा है। तो F3 एंड F4 तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टॉर्क पे, क्योंकि टॉर्क के लिए हम लोग क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। और ये इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है F3 और F4 का है, वो एक्सिस ऑफ द लूप से पास कर रहा है, तो F3 एंड F4 विल नॉट कंट्रीब्यूट टू टॉर्क। तो हम लोग लिख देते हैं कि F3 एंड F4 हैव same line of action and thereby does not contribute to torque, तो ये दोनों जो फोर्सेस है वो टॉर्क क्रिएट नहीं करेगा। तो हमारा टॉर्क कौन सा क्रिएट करेगा, ये फोर्सेस क्रिएट करेगा, F1 और F2। तो F1 और F2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये हमारा फोर्स है, ठीक है, ये हमारा फोर्स है। तो अगर हम फोर्स देखें, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है इस तरह से, ये हमारा फोर्सेस है। तो अगर हम इसका दूसरा व्यूज देखें तो आपको F1 एंड F2 कैसा दिखेगा, आपको दिखाते हैं। F1 और F3 एंड F4 तो टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, F1 एंड F2 विल कंट्रीब्यूट टू टॉर्क। F1 एंड F2 विल कंट्रीब्यूट टू टॉर्क, ये दोनों मिलकर टॉर्क बनाएगा, टॉर्क। तो चलिए, तो इसका हम लोग दूसरा व्यूज देखते हैं, डिफरेंट व्यूज देखते हैं, जिससे हम लोगों को और आइडिया होगा कि F1 और F2 किस तरह से टॉर्क क्रिएट कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसका डिजाइनेट करते हैं कि सपोज कीजिए व्यूइंग एंगल को हम लोग चेंज करते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है F1 और F2, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इसमें अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहें, तो इस पर जो कॉइल, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, बर्ड आई व्यू से देख रहे हैं, तो ये कॉइल कैसा दिखेगा, ऊपर से ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कॉइल। कौन सा एंड दिखेगा आपको, D और A दिखेगा, D A, ठीक है। D और A हमारा पोजीशन तो कॉइल दिखेगा। इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो आपकी तरफ आ रहा है, तो आपकी तरफ कैसा दिखेगा, इन द डायरेक्शन आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और ये आपसे अवे जा रहा है, तो ये आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। करंट का डायरेक्शन मैंने दिखाया, एक ऊपर की तरफ आ रहा है, जब ऊपर से देख रहे हैं तो ये आपको पॉइंटेड एंड दिखेगा, जब आपसे अवे जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, क्रॉस एंड दिखेगा। तो इस पर जो फोर्स का डिजाइनेशन होगा वो कैसा दिखेगा आपको, F1 ऊपर की तरफ दिखेगा, ऐसा F1 ऊपर की तरफ दिखेगा, और F2 हमारा कैसा दिखेगा, नीचे की तरफ। तो ये हमारा क्या क्रिएट करेगा, ये टॉर्क क्रिएट करेगा। ये हमारा देखिए, ये कॉइल है, ये हमारा कॉइल है, ये हमारा कॉइल है इस पोजीशन पर, और इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। तो ये क्या क्रिएट करेगा, टॉर्क क्रिएट करेगा, इस तरह से टॉर्क क्रिएट करेगा। तो टॉर्क क्रिएट करने से क्या होगा, ये जो कॉइल है रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो अब निकालते हैं इसका फोर्स निकालना। फोर्स तो हम लोगों को पता चल गया कि BIL होता है। तो इसका जो एंगल है, सपोज कीजिए कि इसका जो एंगल है, यहाँ से देखिए, अगर हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इसके लिए, इस F1 के लिए ये A है और ये D है, इसको E मान लीजिए। तो F1 के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और F2 के लिए हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए निकालते हैं। अभी जो कॉइल का डायरेक्शन है वो कैसा दिखेगा, ऊपर से अगर हम लोग देखें, ये एक्सिस ऑफ द कॉइल है, तो एक्सिस ऑफ द कॉइल हमारा कैसा दिख रहा है, ये एक्सिस है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ द कॉइल है। ये कैसा बना रहा है एंगल, थीटा एंगल बना रहा है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को और अच्छे से बनाएं तो हमें और दिखेगा अच्छे से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा थीटा एंगल बना रहा है। जब ये थीटा एंगल बनाएगा तो ऑब्वियसली ये भी एंगल थीटा ही बनाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, जैसे ये एंगल थीटा है हमारा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो वैसे ही पोजीशन हमारा ये है कॉइल का, ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो टॉर्क अगर हम लोगों को निकालना है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लिखेंगे, या F1 लिखें या F2 लिखें, बात बराबर है।
क्योंकि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, ठीक है। F1 इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर गोइंग टू रिमेन सेम, या F2 लें या F1 लें, तो हम लोग इसको डिजाइनेट करते हैं F, ठीक है, या F लिखते हैं या F लिखते हैं इस तरह से। तो ये F हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं कि सपोज कीजिए कि हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है b मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ b मानते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b साइन थीटा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, b है, हाइपोटेन्यूज हमारा b है, तो p इज इक्वल टू b साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं f इज इक्वल टू b साइन थीटा, ठीक है। तो f की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू b आई एल साइन थीटा, b आई एल इंटू b साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी क्या होता है हमारा, L इंटू बी हमारा एरिया होता है, एरिया ऑफ द कॉइल, I हो गया हमारा करंट, और ये ए बी साइन थीटा हो गया इंटू ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या, हम लोग BIL जानते हैं, फोर्स क्या होता है, BIL होता है, BIL साइन थीटा। यहाँ L और B के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है। L और B के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर लेंथ ऑफ द कॉइल L एंड B के बीच में जो एंगल है वो कितना है, LB साइन 90 डिग्री है, ठीक है। तो LB के बराबर हो जाएगा जी। तो ये फोर्स कितना ऐड कर रहा है यहाँ पर, I इंटू, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, तो ये ILB हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्स ऐड कर रहा है हमारे इस कॉइल पर, कॉइल के वायर पर, ठीक है, हर एक वायर पर जो साइड ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा किस में आता है, ए बी साइन थीटा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है, आई इंटू ए क्रॉस बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो टॉर्क और मैग्नेटिक डायपोल हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये हमारा क्या निकला, टॉर्क हमारा ये इन वेक्टर फॉर्म निकला। ये टॉर्क किसमें निकला, इन वेक्टर फॉर्म, टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बोलें तो ये कैसा दिखेगा, इन मैग्नीट्यूड, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। अगर रिकॉल कीजिए, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो उसमें भी तो निकाला होगा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसका एक्सप्रेशन कैसे दिया जाता है इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टॉर्क कैसे दिया जाता है, टॉर्क को डिफाइन कैसे किया गया है वहां पर, ठीक उसी तरह डिफाइन किया गया है जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में किया गया है। तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, और फॉर मैग्नेटिक डाइपोल वी हैव टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर मैग्नेटिक डाइपोल टॉर्क कैसे डिफाइन किया गया है, टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। बी यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और पी क्या है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक। उसी तरह अगर हम इस इक्वेशंस को 1 और 2 को कंपेयर करें, 1 और 2 को कंपेयर जब करेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर क्या है, B क्या है, यहाँ पर B इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 और 2, कंपेयरिंग 1 और 2, जब इसको हम कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, तो यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ पर भी है।
ये जो एक्सप्रेशन P है ये किसके बराबर है, I के बराबर है। तो P in electric dipole is a electrical dipole moment, IA is in magnetic dipole is a magnetic moment of a current carrying coil। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपेयर करने के बाद हम कह सकते हैं कि जो M है हमारा क्या हो जाएगा, M जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, I इंटू A वेक्टर। M क्या है हमारा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। M is मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, दिस तरफ डायरेक्शन ऑफ कॉइल होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कंपेयर करने के बाद हम लोगों ने P की जगह पर IA लिखा, तो P क्या है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक डाइपोल में वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन में होगा। या हम इसको कह सकते हैं कि सपोज कीजिए कि ये हमारे पास कॉइल है, इसमें इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होगा, उस तरफ अगर हम लोग फिंगर कर्ल करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। ठीक है, उस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, या हमारा एरिया वेक्टर भी होगा। अगर हम एरिया वेक्टर बोले तो एरिया वेक्टर भी हमारा इसी दिशा में एक्ट करेगा। ठीक है, एरिया वेक्टर, बी वेक्टर या एम वेक्टर। सो ऑल इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो हम डिजाइनेट कर लिया कि एम जो है एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए कॉइल है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि करंट जो एक्ट कर रहा है क्या कर रहा है, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। कंपेयर करके हम ये कह सकते हैं कि करंट इज एक्टिंग एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि हम लोगों ने उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। दस करंट कैरिंग लूप is acting as a magnetic dipole। क्यों, क्योंकि इसका हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। तो करंट कैरिंग लूप इज एक्टिंग एज मैग्नेटिक डाइपोल एंड हैज डाइपोल मोमेंट। उसके पास डाइपोल मोमेंट भी है, तभी वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह है, और उसको हम लोग अकीन टू किसके समझ सकते हैं, एज ए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के केस में हम लोगों ने कैसे लिखा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, रिकॉल कीजिए, m इंटू 2l लिखा था। क्या लिखा था, m इंटू 2l। यहाँ पर देखिए m इंटू 2l, ये डाइपोल मोमेंट है हमारा, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है m इंटू 2l। ठीक है, अगर इसका यूनिट बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, इसका यूनिट हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का m। इसका यूनिट हम लोग अच्छे से डिजाइनेट नहीं कर सकते, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पर लिखेंगे नीचे में। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं, नीचे से लिखते हैं, इसका यहाँ से यूनिट लिखेंगे। अगर यूनिट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, यूनिट अगर हम इसका लिखेंगे तो यूनिट इज इक्वल टू, यूनिट अगर हम इसका लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट किसका हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल का। ठीक है, या इसको हम लोग कैपिटल M से भी बोलते हैं, बेटर है कैपिटल M लिखिए इसको, कैपिटल M। ठीक है, ये हमारा कैपिटल M हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर हमारे पास बार मैग्नेट होता था और करंट कैरिंग कॉइल के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, m इंटू m वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू a वेक्टर। अगर यही हमारा बार मैग्नेट हो जाता है, अगर ये डिस्टेंस ज्योमेट्रिकल लेंथ 2l है और ये पोल स्ट्रेंथ है -m और एक +m है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। अगर हम बात करें तो m इंटू 2l हो जाएगा। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये कॉइल के लिए होता है और ये मैग्नेट के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं।
और हम कह सकते हैं कि ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉर्क निकालते हैं ऑन ए बार मैग्नेट। ठीक है, तो टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट। टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, उस पर क्या करते हैं, बार मैग्नेट को इस तरह से रख देते हैं, बार मैग्नेट को। ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ठीक है, ये -m, ये +m। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। और ये बी वेक्टर है हमारा, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ठीक है, तो एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। हम बोले तो ये थीटा एंगल बना रहा है। और इसका लेंथ कितना लेंगे मैग्नेट का, 2l लेंथ ले लेते हैं, यहाँ से तक 2l लेंथ है। ठीक है, तो 2l लेंथ लेने के बाद इसका हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। इस पोल पर हमारा जो फोर्स एक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो इस तरफ होगा, Fn बोलेंगे। इस पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा इस तरफ एक्ट करेगा, Fs। तो ये Fn और Fs क्या करेगा, इसको रोटेट करना चाहेगा। और ये किस तरह से रोटेट करना चाहेगा, स्टेबल पोजीशन बनाना चाहेगा, स्टेबल पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या होगा, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद उस पर नो नेट फोर्स एक्ट होगा, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, और बॉडी एकदम इन द डायरेक्शन ऑफ, और ये मैग्नेट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो फोर्स कितना निकलेगा, ये इस पोल पर हमारा फोर्स लग रहा है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, अगर हम Fn लिखना चाहें तो Fn इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, Fn कितना हो जाएगा, पोल डिस्टेंस कितना m है और b, mb। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, अगर हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर हम बात करें, ये ट्राइंगल अगर ये है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये साइड कितना हो जाएगा, ए बी सी, ए बी कितना हो जाएगा, अगर हम ए बी निकालना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 2l हो जाएगा। तो ए बी कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा, ए बी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट करते हैं कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू ए बी, ए बी के ऊपर लिख सकते हैं एम बी इंटू 2l साइन थीटा। और हम लोग m इंटू 2l को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू b साइन थीटा। तो इसको हम कह सकते हैं कि m b साइन थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा इस बार मैग्नेट पर। तो हम इसको लिख सकते हैं m क्रॉस b, क्योंकि क्रॉस b में ही हमारा साइन थीटा आता है। अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क का बात करें तो, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। देखिए ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, और फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। तो मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड के बीच में जो होगा, अगर हम लोग इस तरह से रोटेट करना चाह रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल को इस तरह से, तो ये हम लोग इस तरह से रोटेट करना चाह रहे हैं, तो इसमें जो टॉर्क लगेगा वो इनसाइड लगेगा। टॉर्क कैसा लगेगा, इनसाइड, अंदर की तरफ, इस तरह से अंदर की तरफ लगेगा, अंदर, ये अंदर की तरफ लगेगा टॉर्क, इस तरह से अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। तो टॉर्क इज एक्टिंग इनसाइड द प्लेन, सो टॉर्क एक्टिंग इनवर्ड, एक्टिंग इनवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा टॉर्क एक्ट करेगा बार मैग्नेट पर।
चलिए हम लोग कुछ पोजीशन देखते हैं कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। कि सपोज कीजिए कि हम लोग केस 1 देखते हैं, केस एनालिसिस करते हैं इसका, केस एनालिसिस कि किस में टॉर्क लगेगा किस में टॉर्क नहीं लगेगा, वो हम लोग निकालते हैं। कि सपोज कीजिए कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और जिस दिशा में हमारा मैग्नेट रखा हुआ है, ये हमारा साउथ है, ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का दिशा भी किधर हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। तो टॉर्क निकालना चाहेंगे तो एम बी साइन 0 कितना होता है, 0। तो टॉर्क 0 हो जाएगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा, एफ नेट अगर हम बात करें तो 0 हो जाएगा इस केस में। ये पहला केस है। दूसरा केस में देखिए, अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अगर हमारा मैग्नेट जो है इस पोजीशन पर अलाइन किया हुआ है, इस पोजीशन पर ये अलाइन किया हुआ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, ये हमारा बी है। तो अगर हम टॉर्क निकालना चाहेंगे तो एम बी साइन 90, क्योंकि ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एम बी बना देगा टॉर्क। ठीक है, तो ये भी क्या पोजीशन है, हमारा नेट फोर्स जो इसमें भी क्या हो रहा है, 0 ऐड कर रहा है। ठीक है, तो 0 हमारा इसमें भी ऐड करेगा। फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, एफ नेट अगर हम बात करें तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक पोजीशन ऑफ स्टेबल पोजीशन है। ठीक है, स्टेबल पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऐड करेगा इस बॉडी पर, ये जो नॉर्थ पोल पर फोर्स इधर ऐड करेगा एक, और एक फोर्स इधर ऐड करेगा, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, और ये हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये फोर्स 0 हो जाएगा। तीसरा केस अगर हमारा देखें, तीसरा केस में क्या हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हमारा जो डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल, वो इस तरह से अलाइंड है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, तो साउथ से नॉर्थ क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। यहाँ पर देखिए टॉर्क क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क है, ये मैक्सिमम टॉर्क है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एम बी साइन 180 हो जाएगा, और साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, एम बी साइन 180, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टॉर्क। और फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स नेट भी 0 हो जाएगा, एफ नेट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है हमारा इधर भी सेम होने वाला है और इधर भी सेम होने वाला है। ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाला है। जैसे ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो ठीक उसी तरह ये फोर्स देखेंगे। ये पोजीशन क्या है हमारा, ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, और ये हमारा ऑप्टिमम पोजीशन है। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम टॉर्क हम लोगों को मिलेगा। तो ऑप्टिमम पोजीशन किसमें के बीच में लाई करता है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बीच में लाई करता है। ये हमारा क्या ऑप्टिमम पोजीशन है, ऑप्टिमम पोजीशन, ऑप्टिमम पोजीशन। ठीक है, इस तरह से टॉर्क हमारा ऐड करता है डायपोल पर। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा नॉर्थ पोल इस तरफ है, साउथ पोल इस तरफ है, तो हल्का नच देंगे तो ये उल्टा इस तरफ आने चाहेगा, ये अपना स्टेबल पोजीशन बनाना चाहेगा। क्योंकि ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये इसका डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट में होने के कारण क्या करेगा, हल्का सा नच देंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ये करना चाहेगा। इसलिए मैंने इसको लिखा है कि ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। ये क्या है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हल्का नच देंगे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल को या बार मैग्नेट को, वो अपना पोजीशन किस तरफ अलाइन करना चाहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करने पर चाहेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मिनिमम पोजीशन पे हमारा ये टॉर्क एक्ट करेगा। तो ये था हमारा टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो हमारे पास ये सवाल है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, current carrying coil
current carrying coil, carrying a current I, circular loop carrying a current I is M, and the magnetic field at the center of the loop is B1. When the dipole moment is doubled by keeping the current constant, the magnetic field at the center of the loop is B2. We are asked to find B1 and B2. तो for this we must understand this first हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक सर्कुलर लूप लेना पड़ेगा. चलिए एक सर्कुलर लूप लेते हैं. ये हमारे पास सर्कुलर लूप है. सर्कुलर लूप लिया हम लोगों ने. इसका रेडियस सपोज कीजिए कि r है. इसका रेडियस, ये सेंटर है, इसका रेडियस r है. तो हम लोगों को पता है कि सेंटर ऑफ द लूप, सेंटर पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B1 इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर B1 बोल रहा है कि सेंटर पे कितना है, B1 है. तो एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज B1. तो B1 को कैसे लिखते हैं हम लोग, म्यू 0 बाई 2r इंटू आई. ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल है. हमें दिया हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है m है. तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, किसी कॉइल के लिए क्या लिखते हैं, I इंटू ए. तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा. तो हम लोग डिजाइनेट क्या करेंगे, ये जो सेंटर ऑफ द लूप है ये डिस्टेंस कितना लेंगे, r लेंगे. तो B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू 2r बाई आई. सपोज करो अब हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, डबल हो जाता है. डायपोल मोमेंट इज डबल बाय कीपिंग द करंट कांस्टेंट. तो अब हम क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट को हम सपोज कीजिए m डैश मानते हैं और ये डबल हो जाता है. तो डबल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू ए लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द कॉइल. तो इसको डबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, I इंटू पाई r स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर. तो ये r डबल मोमेंट डायपोल मोमेंट अगर हमारा डबल होता है तो एरिया में भी कुछ चेंजेस आएगा, है ना. तो एरिया में कुछ किस में चेंजेस आएगा, क्योंकि पाई कांस्टेंट है तो रेडियस में चेंजेस आएगा. तो कितना रेडियस रखें जो हमारा ये डबल हो जाए. तो हमारे पास क्या, कैसे रखेंगे, I इंटू पाई रूट r का होल स्क्वायर. ठीक है. तो ये हमारा क्या देगा, डायपोल मोमेंट दे देगा √2r. अगर हम इसको लिखते हैं √2r, अगर हम इसको लिखते हैं √2r कर दें तो हमारा काम बन जाएगा. तो हमें क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हमारा डायपोल मोमेंट आ जाएगा. तो डायपोल मोमेंट हमारा 2 आ जाएगा. हम लोगों ने इसको अकोमोडेट किया तो हमारा क्या आ रहा है, वो डिस्टेंस कितना आ रहा है सेंटर ऑफ द कॉइल से, √2r आ रहा है. यहाँ पर जब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट m था तो डिस्टेंस कितना आ रहा था कॉइल से, रेडियस कितना आ रहा था, r आ रहा था. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2r आ जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अगर हम लोग B2 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, म्यू 0 I करंट कांस्टेंट है, 2 इंटू √2r लिखेंगे इसको. ठीक है. तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से गुना कर देंगे क्योंकि डायपोल मोमेंट डबल हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी डबल हो रहा है. ठीक है. मैग्नेटिक मोमेंट भी डबल हो रहा है और वो 2 इंटू I इंटू ए आएगा. तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन B1 और B2 को डिवाइड कर देते हैं. B1 यहाँ से है हमारा, ये B1 है और ये हमारा B2 है. इसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट द आंसर, क्योंकि हम लोगों को वही रेशियो निकालने के लिए बोला जा रहा है. तो B1 बाई B2 अगर हम लोग करें ये क्या आ रहा है, म्यू 0 I बाई 2r. अब B2 को लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 2 इंटू √2r डिवाइडेड बाई म्यू 0 I. ये रहेगा कैंसिल, 2r कैंसिल. तो ये कितना आ जाएगा, √2 के बराबर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडिया मिलेगा हम लोगों को और कि किस तरह से डायपोल मोमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. यहाँ पर ये सवाल बोल रहा है कि एक स्क्वायर लूप है जिसका कैरी कर रहा है स्टेडी करंट और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, m है. तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे हम लोग कि ये स्क्वायर लूप है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है. तो इसका I इंटू ए करेंगे, एरिया. तो I इंटू एरिया करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लूप का एरिया कितना होता है, a स्क्वायर होता है. तो ये क्या हो जाएगा, IA स्क्वायर हो जाएगा. अब ये क्या करते हैं कि द स्क्वायर लूप इज चेंज टू ए सर्कुलर लूप. अब ये स्क्वायर लूप क्या हो जाएगा, सर्कुलर लूप में बदल जाएगा एंड कैरीज द सेम करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सर्कुलर लूप विल बी. अब हम क्या करते हैं, ये हमारा स्क्वायर लूप के लिए हो गया. अब हमको क्या किसका निकालना है, एक सर्कुलर लूप का निकालना है.
तो सर्कुलर लूप का निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस कैसे निकलेगा, सरकमफेरेंस जो सर्किल का होगा वो ऑब्वियसली पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4 इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्किल यानी कि 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल मतलब 2 पाई आर। तो हमारा ए के टर्म में अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a/2 पाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2a/पाई। हम क्या करेंगे, जब हमारा रेडियस निकल गया तो हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सर्कल निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, सर्कल का निकालना चाहेंगे, एम सर्कल का, सर्कुलर लूप का, तो आई इंटू ए यानी कि आई इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई इंटू पाई, रेडियस कितना दिया हुआ है, 2a/पाई का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आई इंटू पाई 4a² स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हमारा क्या है, m है, m स्क्वायर है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इसको हम लोग को क्या डिजाइनेट करना है, m करना है। तो इसको डिजाइनेट करना है m, ये m रहेगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, i इंटू ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4/पाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, m 4m/पाई। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सर्कल आ जाएगा। तो ये था हमारा जेई का सवाल कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का किस तरह से निकालना है। अगर हम लोग टॉर्क का एक सवाल देख लें तो टॉर्क का सवाल देख लेते हैं कैसे बनता है वो सवाल। इस सवाल में बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है with 100 turns carrying a current of 3 ampere in clockwise direction is kept centered at the origin and in the xz plane. ठीक है, the magnetic field 1 Tesla is applied along x-axis. The coil is tilted through 45 degree about z-axis. Then torque on the coil is. We are asked in this problem to calculate the torque. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं और रेक्टेंगुलर कॉइल का पोजीशन देखते हैं। कि सपोज कीजिए कि ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, इस तरह से माइनस जेड एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है। तो हमारा कॉइल का क्या पोजीशन है, कॉइल हमारा किस तरह से पोजीशन पर रखा हुआ है, सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, कॉइल हमारा कैसे रखा हुआ है, कैरिंग द क्लॉकवाइज केप्ट सेंटर एट द ओरिजिन। तो ये हमारा कॉइल का पोजीशन है जो कि सेंटर एट द ओरिजिन है, और मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमारा कॉइल का जो सेंटर है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, और ये बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में कि इस कॉइल को अगर हम लोग टिल्ट करते हैं, कि इस तरह से हम लोग टिल्ट करते हैं, यहाँ से इसको नच देते हैं, ये इसको नच देते हैं, तो कॉइल का जो न्यू पोजीशन आएगा तो कैसा आएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, तो कॉइल का अगर हम लोग टिल्ट देंगे तो हमारा पोजीशन कैसा आ जाएगा कॉइल का, इस तरह से कॉइल का पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉइल का पोजीशन इस तरह से आ जाएगा, एक्सिस के साथ। ये कितना एंगल टिल्ट किया गया है, 45 डिग्री का टिल्ट किया गया है। ठीक है, तो कॉइल में हमारा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो इसमें भी क्या करेगा, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। जब इसका डायरेक्शन देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इस दिशा में होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और ये एरिया वेक्टर ही हमारा 45 डिग्री बना रहा है इसके साथ एंगल। तो हम लोगों को टॉर्क निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एन इंटू आई ए क्रॉस बी। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा टॉर्क दे देगा। अगर हम बाय मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो एन आई ए बी साइन थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है हमारे पास, प्रॉब्लम में दिया होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन
100 टर्न्स और करंट 3 एम्पियर दिया हुआ है और डायमेंशन कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारा 100 टर्न्स है, करंट कितना है 3 एम्पियर है, एरिया कितना है, ये एरिया है, एरिया इज इक्वल टू 2.5 इंटू 5 सेंटीमीटर और इंटू साइन 45 डिग्री, यही है हमारा। तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे 1 सेंटीमीटर को 1/100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 100 इंटू 3 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 और ये क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। इसको ये कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग एक डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पर 10 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 2 से 10 हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लगभग हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं और इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 1/√2। ठीक है, 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100। ठीक है, तो ये तो डेसिमल हट गया हमारा, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर डेसिमल नहीं है, यहाँ पर नो डेसिमल। तो अगर हम देखें √2 तो 1.414 होता है, इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 0.25 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। तो ये हमारा क्लोज टू आंसर आया 0.25 नैनोमीटर। ठीक है, हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 और √2 को काट दिया है तो 0.25 हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आया। तो चलिए हम लोग आप नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, किसका निकालते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हेलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हम लोग के पास टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जिसे न्यूक्लियस के आसपास जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि वो करंट क्रिएट करेगा और करंट जो होता है वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा था कि करंट कैरिंग जो वायर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उसी तरह अगर न्यूक्लियस के आसपास अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है और करंट के कारण क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन का हम लोग को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, टेंजेंशियली ये वेलोसिटी है। सपोज कि ये न्यूक्लियस का सेंटर है और ये रेडियस ऑफ द कॉइल है, ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। ठीक है, इट इज रेडियल वेक्टर है, इसको हम लोग रेडियस लिखते हैं। ठीक है, रेडियल वेक्टर या वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा। तो I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Q/T, यानी कि T इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। मतलब इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉइंट को क्रॉस करता है किसी टाइम पीरियड में तो वो एक करंट प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट का डेफिनेशन क्या होता है कि चार्जेस क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमारा ये अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इसे कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है इन ए यूनिट टाइम, तो हमारा वो क्या होता है करंट कंस्टिट्यूट करता है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये अपना करंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये टाइम पीरियड कितना होगा, टी इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड। तो अगर हमारा टाइम पीरियड है टी तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आई करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू E/T। ठीक है, टी क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2πr/v।
ये हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये हमारा स्पीड हो गया। अब हम आई के फॉर्मूला में रखते हैं, आई इज इक्वल टू ई बाय 2 पाई आर बाई वी, तो हम लिखेंगे ई वी बाय 2 पाई आर। ये हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। अगर हम एरिया ऑफ द लूप लिखें तो एरिया ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा लूप का, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। ठीक है, एरिया वेक्टर। तो हम लोग इसका निकालना चाहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट कितना है हमारा, ई वी बाय 2 पाई आर, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ये आर कैंसिल, ये पाई कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, ई वी आर बाय 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें जेई मेन और नेट में बहुत क्वेश्चन आया है हर साल। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है, एम इज इक्वल टू ई वी आर बाय 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, इससे क्वेश्चन यही बनता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये हमारा लूप है, ये हमारा लूप है, ये हमारा लूप है, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ है, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये करंट का इंस्टीट्यूट किस तरफ करेगा, इस तरफ करेगा। ये हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो करंट अगर हमारा इस तरफ कंस्टिट्यूट करेगा तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। और जो हमारा वैल्यू क्या आया, ई वी आर बाय 2 आया। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसके पास एक वेलोसिटी v भी है और इसका एक रेडियस भी है। ठीक है, ये रेडियस वेक्टर है। तो अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं बाहर की तरफ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेडियल वेक्टर आ जाएगा, रेडियल वेक्टर। और L इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू आर क्रॉस वी होता है। ठीक है, तो ये आर क्रॉस वी का डायरेक्शन जो होगा वो L का डायरेक्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा आर वेक्टर इस तरफ है और हमारा वी वेक्टर इस तरफ है। तो हम आर क्रॉस वी जब करते हैं तो हमारा L जो होता है वो ऊपर की तरफ आता है, एल किस तरफ आता है, ऊपर की तरफ। इस तरह से थंब करते हैं तो ये हमारा ऊपर की तरफ आता है, इन द डायरेक्शन अपवर्ड। ठीक है, तो अब हमारा जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन आएगा वो किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, एल वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर आया। ठीक है, एल और एम जो है एक अपोजिट दिशा में काम कर रहा है, एम जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है और एंगुलर मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो हम यहाँ से एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, आर और वी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, और हम मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या जानते हैं, ई वी आर बाय 2। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अगर 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी गेट, एल बाई एम इज इक्वल टू एम वी आर बाय ई वी आर बाय 2। तो ये वी आर कैंसिल, तो 2m बाई ई। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, जिसमें L का जो है हमारा क्या आ जाएगा, L हमारा क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू 2m अपॉन ई इंटू एम। अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा मैग्नीट्यूड वाइज आया। अगर हम इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर इंटू 2 अपॉन ई। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज एम, एम इज द
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। m क्या है, m क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट, और हमारे पास l क्या है, एंगुलर मोमेंटम, l क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन होता है, यहाँ पर जितना भी हम लोगों ने m और l यूज किया है वो रिलेशन यहाँ से आया, ठीक है। तो ये हमारा है, तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो कि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में है। अब चलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड बताया गया है एंगुलर मोमेंटम का, वो क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल हाइपोथेसिस। हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल हाइपोथेसिस। बोर मॉडल हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π के बराबर होता है, ठीक है। तो बोर मॉडल हाइपोथेसिस क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल हाइपोथेसिस क्या बोलता है, MVR = NH/2π, ठीक है। MVR = NH/2π। और हम क्या करते हैं, इसमें से एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। हमको पता है M क्या होता है, EVR/2 होता है। M क्या होता है, M जो होता है EVR/2 होता है। अगर हम VR की जगह पर VR निकालें तो ये क्या हो जाएगा, NH/2πm हो जाएगा, NH/2πm। अब इस VR को हम लोग क्या करेंगे, इस VR को उठा करके इसमें पुटअप कर देंगे, इस VR में। तो हमारे पास क्या बचेगा, ENH/2πm इंटू टू। तो हम इसको अलग करके लिखें, ये क्या हो जाएगा, E/2πm। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, E/2πme NH/2π, NH/2π। यहाँ से पाई हटा दीजिए क्योंकि इसका यूज कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन आया, तो हमारा ये रिलेशन आया, ठीक है, E/2me NH/2π। तो हम कह सकते हैं कि m क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, E/2π2me NH/2π, ठीक है। तो फॉर n = 1 फॉर ग्राउंड लेवल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, n = 1। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटन बोलते हैं। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू फॉर n = 1, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, द मिनिमम वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसके हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो ये इस बेसिक लेवल का मल्टीपल होगा। जैसे n = 2 जाएंगे तो 2 × 9.27 × 10⁻⁻24, 3 पे जाएंगे तो 3 × 9 × 10⁻⁻24। द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बोर मैग्नेटन। इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बोर मैग्नेटन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बोर मैग्नेटन। तो 1 बोर मैग्नेटन इज इक्वल टू व्हाट, 1 बोर मैग्नेटन इज इक्वल टू 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो
तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशन हमारा आया यहाँ से। तो ये रिलेशन को हम लोगों को ध्यान रखना है। और हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब चलते हैं हम लोग, जो है फाइनल टॉपिक है हमारा, कि कोई भी बार मैग्नेट को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और किसी स्मॉल एंगल्स को उसको नज देते हैं, कोई स्मॉल एंगल से पुश करते हैं, तो वो एसएचएम की तरह बिहेव करता है, एंगुलर एसएचएम की तरह बिहेव करता है। तो वो रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश करने वाले हैं इन द नेक्स्ट डिस्कशन। सो लेट्स बिगिन। हमारे पास लास्ट टॉपिक है, इसका नाम होता है एंगुलर एसएचएम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। क्या नाम है इसका? एंगुलर एसएचएम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। इसको कैलकुलेट करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप ए सेशन। तो ये एंगुलर एसएचएम निकालना है किसी मैग्नेटिक डाइपोल का। सपोज कीजिए कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। उसमें क्या करना है, हम लोगों ने एक मैग्नेट को रखा। ये हमारे पास मैग्नेट है, ये हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट है इस तरह से, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, क्योंकि साउथ से नॉर्थ की तरफ हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये हमारा बी वेक्टर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करेगा कि जब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल्का सा नज देंगे, यहाँ पर एकदम स्मॉल नज, स्मॉल एंगल थीटा से अगर हम लोग इसको नज देते हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो ये क्या करेगा, सपोज कीजिए कि ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा डायपोल है। इसको हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ डायपोल को हल्का सा नज दिया, ऐसे हल्का सा नज दिया। तो ये कैसा मूवमेंट शो करेगा? अबाउट ए मीन पोजिशन एसएचएम शो करेगा ऐसे। तो ऐसे पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसएचएम, एंगुलर एसएचएम मोशन शो करेगा। क्योंकि जब हम मैग्नेट डायपोल को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में और उसको हल्का सा नज देंगे, तो ये इस तरह से स्मॉल एंगल से अगर हम लोग उसको देते हैं तो उसमें क्या करेगा? एंगुलर एसएचएम करेगा। जिस तरह से हमारा पेंडुलम पे क्लॉक होता है, उसमें स्मॉल एंगल से अगर हम लोग ट्विस्ट करते हैं तो वो एसएचएम शो करता है। तो ठीक उसी तरह हमारा मैग्नेटिक डायपोल भी एसएचएम करेगा फॉर स्मॉल एंगल थीटा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। जब हम लोग इसको नज देंगे तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक टॉर्क देंगे, और ये टॉर्क क्या होगा, इस मैग्नेट को किस दिशा में लेके जाएगा? इस दिशा में लेके जाएगा। अगर हम यहाँ पर से अगर हम लोग इसको नज देते हैं तो टॉर्क जो ऐड करेगा, किधर ऐड करेगा? इस तरफ ऐड करेगा, इस तरफ। जब हम लोग इस तरह से फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है और हमारा फील्ड इस तरफ है, तो हम लोग अगर इसमें इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो हमारा टॉर्क अंदर की तरफ आता है। तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो मैग्नेट है इसको एसएचएम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये हमारा रिवर्स पाथ में एक रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करेगा। ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा? इसको अपनी इनिशियल पोजीशन पर लाना चाहेगा। फिर ये क्या करेगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फिर से ये इस तरह से करता रहेगा, एसएचएम करता रहेगा, लेकिन फॉर स्मॉल एंगल थीटा। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम गेन हो जाएगा और वो हमारा क्या करेगा? एसएचएम करना चालू कर देगा। तो उसी एक्सप्रेशंस को हम लोगों को निकालना है कि ये एंगुलर एसएचएम कैसे करेगा। तो फॉर दिस लेट अस कैलकुलेट कि इसमें जो टॉर्क एक्ट करने वाला है वो कितना ऐड करने वाला है? टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। ठीक है, माइनस एम बी हम लोगों ने क्यों लिखा? क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क हमारा है। हमने इनिशिएट करने के लिए क्या लगाया? इस दिशा में हम लोगों ने पहले टॉर्क लगाया। तो ये क्या करेगा? रिस्टोरिंग पोजीशन में लाने के लिए अपनी विपरीत दिशा में ये टॉर्क को ऐड करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से एसएचएम क्रिएट होगा। तो ये क्या है? हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क है। और ये थीटा कितना है? साइन थीटा इज वेरी स्मॉल। ये वेरी स्मॉल एंगल के लिए एसएचएम शो करेगा, इस तरह से करता रहेगा फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल क्या हो जाएगा? साइन थीटा जो हो जाएगा वो लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा, लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा? माइनस एम बी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और हमको पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर रोटेटरी मोशन कर रहा है तो उसमें जो टॉर्क लगने वाला है वो क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। व्हाट इज आई?
I is the moment of inertia and omega is अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे रोटेट करना चालू करेगा तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा और टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो रोटेशनल जब मास रोटेशनल स्थिति में आता है तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या करेगा, टॉर्क क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर आई क्या है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस तरह से मास होता है ना, उस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में होता है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, मास जैसे इनर्शिया होता है, रोटेटरी मास जो होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अल्फा क्या है हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस टॉ को इस टॉ के बराबर करते हैं। तो माइनस एम बी थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशंस को लगाते हैं। तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा लिख सकते हैं। अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, है ना। अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर। जैसे हम लोग एक्स को, वी को क्या लिखते थे, ए को क्या लिखते थे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। उस तरह से हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन के लिए कैसे लिखते थे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता था, लीनियर पोजीशन के लिए होता था, लीनियर मोशन के लिए होता था एक्सेलरेशन हम लोग को डिफरेंशियल फॉर्म में। अगर हमारा कोई बॉडी रोटेटरी मोशन कर रहा है तो उस केस में जो अल्फा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर होगा। होप ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। तो यहाँ पर से देखिए, तो ये डी थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। हम लोग लिखते हैं इस इक्वेशंस में। तो आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर माइनस एम बी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आई यहाँ से क्या करेंगे, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी बाय आई इंटू थीटा। तो इसको सॉल्व कर करके हम लोग को क्या निकालना है, एक SHM का इक्वेशंस निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस एम बी आई इंटू थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए कि एंगुलर SHM का जो हमारे पास इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM क्या होता है, एंगुलर SHM क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कैसे दिया होता है, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम इस इक्वेशंस को 1 मानते हैं, इस इक्वेशन को 2 मानते हैं, तो हम यहाँ जब कंपेयर करते हैं ये दोनों इक्वेशंस को, तो व्हाट वी आर गेटिंग, कंपेयरिंग 1 and 2, जब हम देखते हैं कि ये वाला टर्म इस टर्म के बराबर है, थीटा भी हमारा बराबर है इससे, तो हमारा ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर है, एम बी आई के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी आई। तो ये जो हमारा मोशन जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, एंगुलर SHM का मोशन दिखा रहा है। तो ओमेगा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम बी अपॉन आई रूट अंडर, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी रूट अंडर एम बी अपॉन आई। हम टी को ऊपर लेके जाते हैं तो टी बाय 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई बाई एम बी। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी। ठीक है, आई क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, टी इज द टाइम पीरियड। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ टाइम पीरियड ऑफ ए एंगुलर SHM।
when a bar magnet is placed in the magnetic field and displaced through small angle theta, it execute SHM. ठीक है, तो ये हमारा टाइम पीरियड कैलकुलेट हो गया. तो टाइम पीरियड हमारा क्या है, T is what, time taken to complete one revolution, that is time period. I is the moment of inertia of bar magnet, moment of inertia of bar magnet, और m क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट, और b हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. तो ये हमारा रिलेशन निकल गया. अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बस इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करना, T इज इक्वल टू 2 √i/mb. अगर हमको B निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, T² बराबर 4π² i/mb करना पड़ेगा. अगर B निकालना है तो B इज इक्वल टू 4π² i/mt². तो ये हमारा रिलेशन है. तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, तो हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम लोगों का एंगुलर SHM का प्रॉब्लम बनता है. तो आप समझिए कि जैसे स्मॉल एंगल थीटा के लिए एग्जीक्यूट कर रहा है SHM, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM मैच कर गया इसके खुद के मोशन से. ये जो इसका मोशन का रिलेशन आया उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल कंपेयर हो गया. तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल थीटा बार मैग्नेट डिस्प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड एग्जीक्यूट SHM. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल थीटा बार मैग्नेट displaced in a uniform magnetic field, executes SHM. चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर आइडिया हो जाएगा. ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, लेट अस सी. इस सवाल में क्या बोल रहा है, देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक नीडल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास दिया हुआ है इतना 6.710, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना दिया हुआ है, इस परफॉर्मिंग SHM इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टाइम टेकन फॉर 10 कंप्लीट ऑक्सीलेशन. 10 कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए कितना समय लग रहा है. ये जेई में 2017 में पूछा गया था सवाल, जेई में 2017 में पूछा गया था. तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपका टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 रिवॉल्यूशंस, 10 ऑक्सीलेशन कितना होगा. तो हम लोगों को पता है कि टाइम टेकन फॉर कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन के लिए कितना समय लगता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π √i/mb होता है. तो 1 ऑक्सीलेशन के लिए कितना समय लगेगा, दिस इज द टाइम फॉर 1 ऑक्सीलेशन. ठीक है, तो 1 ऑक्सीलेशन का टाइम निकाल देंगे, उसको 10 से गुना कर देंगे. तो 2π √, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, 7.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ, 6.7 इंटू 10⁻⁻2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ, 0.01 टेस्ला. तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मिनट होल्ड कीजिए, इसका हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही लार्ज वैल्यू है. तो ये डेटा को हमको कैलकुलेट करना होगा. वेट फॉर अ मिनट. तो कैल्सी निकालते हैं, कैल्सी. तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आता है, इसका टोटल कैलकुलेट करने के बाद 0.67 आता है, 0.6798 सेकेंड आता है. हमको 1 ऑक्सीलेशन का टाइम निकल गया. हमको 10 ऑक्सीलेशन का टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से गुना करना पड़ेगा. टाइम फॉर 10 ऑक्सीलेशन, 10 ऑक्सीलेशन का क्या टाइम हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.6798 इंटू 10. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6.67 सेकेंड्स.
तो ये था हमारा जेईई मेन 2017 का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगुलर एसएचएम ऑफ ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख लीजिए, इसका हम लोगों को एक्सप्रेशन भी क्लास 12 बोर्ड के लिए पूछा जाता है, और इसका जेईई मेन में तो है इम्पॉर्टेंट ही, नीट में भी इम्पॉर्टेंट है इसका। तो विद दिस नोट वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन एंड द टाइम इज 4 o'clock morning. So have a good day and enjoy sessions. And someone who is interested in my course, please contact the details which is given in the first slide of this lecture, or it is given in the description box which I will be giving my number. So someone who is from भागलपुर, अगर जो भी भागलपुर से हैं तो अगर इंटरेस्टेड है कोर्स में तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कीजिए। और मैं जेईई मेन, नीट और क्लास 12 को कंप्लीट सॉल्यूशन देता हूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो आप हमारे लेक्चर्स को देखिए, जो भी लेक्चर्स आपको अच्छा लगता है, या जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। अपने कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जो भी फ्रेंड इंटरेस्टेड है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी कम्युनिकेट कीजिएगा हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।